नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारी मैथ की क्लासेस इसी चैनल पर चल रही हैं, जिसके अंदर हमारा 2 दिन का गैप भी हुआ था, वो किसी कारण हुआ था। अब आपकी जो क्लासेस होंगी इसी चैनल पर कंटिन्यू चलेंगी। लास्ट जो क्लास थी हमारी, उसके अंदर हम इनवर्स एडिशन के बारे में बात कर रहे थे, यानी व्युत्क्रमों का योग। उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, रिकैप हो जाएगा, फिर आप अगला टॉपिक चलेंगे। मान लो दो संख्या है, एक संख्या a है और एक b है। दो संख्या आपको पता है, दो संख्या, क्योंकि दो संख्याओं का ही व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछता है और उसके अंदर देगा क्या। मान ले दो संख्या a प्लस b है, उनका जो योग है a प्लस के b वो x दे दिया, और उनका जो प्रोडक्ट है उनका गुणनफल क्या दे दिया, y दे दिया। यानी दो संख्या a b है, उनका योगफल आपको x दे दिया और उनका जो गुणनफल है वो y दे दिया। यानी वो आपको किस तरीके से क्वेश्चन देगा, वो कहेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का योग x है और उन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो y है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी इनवर्स दोनों व्युत्क्रमों का, यानी दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। हमने संख्या मान ली a और b, इनका इनवर्स क्या होगा, इनका इनवर्स होगा 1/a प्लस के 1/b। तो b की मल्टीप्लाई करके, यानी अगर आप कॉमन लेकर करोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, b1 जा b हो जाएगा, प्लस b से b कैंसिल हो जाएगा, a की गुना 1 हो जाएगी, यानी b प्लस के a/ab, यानी दोनों का तो योग। अब 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, 3 ही आएगा, यानी दोनों का योग ऊपर आएगा, दोनों का गुणनफल आएगा नीचे। यानी जब भी किन्हीं दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे, सीधी सी बात है, ऊपर योगफल रख दो, नीचे गुणनफल रख दो, उसका आंसर आ जाएगा। तो इनका जो व्युत्क्रमों का योगफल होगा वो क्या होगा, x/y, क्योंकि संख्याओं का योग क्या है, x, और गुणनफल क्या है आपका, y। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके ऊपर। मान लो कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 18 है और उनका जो गुणनफल है वो सिर्फ इस तरीके से नहीं देगा, वो बताएगा सिर्फ कि योगफल इतना है और गुणनफल इतना है। वो इस तरीके से भी दे सकता है देने के लिए कि a प्लस के b 18 है, a इंटू b है, या x प्लस के y। यानी सिंपल चीज ये है, योगफल और गुणनफल पता होना चाहिए हमें, या फिर उन संख्याओं का पता होना चाहिए, तभी हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। भाई a प्लस b दे दिया उसने 18 और a b आपको दे दिया मान लो 22, ये दे दिया, a प्लस b 18 दे दिया, a b इक्वल टू 22 दे दिया, और पूछ लिया उसने व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रमों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं, व्युत्क्रमों का योग a प्लस के b अपॉन a b। a प्लस के b कितना है, 18, अपॉन a b कितना है, 22। अगर ये डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो नहीं 18 और 2 से 11 बना, तो क्या आ जाएगा आंसर, 9/11। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यानी व्युत्क्रमों का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से सोल्व होंगे। अब देखते हैं, अगर मान लो संख्या दे दी उसने, उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको रफ कर देता हूँ। मान लिया एक संख्या है 3 और दूसरी संख्या 4। एक संख्या होगी 3 आपकी, दूसरी संख्या 4 होगी, और कह दिया उसने कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इनका जो इनवर्स होगा पहले वो देख लेते हैं। इनवर्स होगा 1/3 और इसका इनवर्स क्या होगा 1/4, और उनका एडिशन किस तरीके से निकलेगा, 1/3 प्लस 1/4, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। जब नीचे एक से अलग अलग होते हैं जिसके अंदर कॉमन ना हो, उसके अंदर इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, और 4 दिया 12 देगा, 4 और 3 7, 7/12 इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर कई क्वेश्चन करा दिए, योगफल गुणनफल देता है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको संख्या देता है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप जो व्युत्क्रम वाले हैं, इनवर्स वाले हैं, क्वेश्चन कर सकते हो। पिछली क्लास में काफ़ी डिस्कस किया था, इसको आप कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक किस तरीके का है, क्या करना।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी आपकी अभाज्य संख्याओं के बारे में बात भी करी थी हमने पहले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। यानी अभाज्य संख्या उनको बोलते हैं जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से, यानी जो 1 से और अपने आप से स्वयं से, यानी अपने आप से मतलब स्वयं से इटसेल्फ। अगर कोई संख्या अपने आप से और 1 से डिवाइड हो रही है वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी अभाज्य फैक्टर जो है आपके, यानी आपका जो प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टर। किस तरीके से प्राइम फैक्टर के जो आपके संख्या है वो किस तरीके से निकलती है। प्राइम फैक्टर के अंदर आपको प्राइम फैक्टर का पता है, जो संख्या 1 से घटे और अपने आप से, वो सभी के सभी प्राइम फैक्टर यानी सभी प्राइम संख्या होती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या के आधार पर से अभाज्य संख्या भी बताया था, लेकिन वो और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, किस तरीके से क्वेश्चन आता है इसके अंदर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मान लिया क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 5 गुना 8 की पावर 6 गुना 7 की पावर 11 गुना 17 की पावर 3, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। का में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 3 की पावर 5 गुना 8 की पावर 6 गुना 7 की पावर 11 गुना 17 की पावर 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। किस तरीके से इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की, यानी अभाज्य फैक्टर। तो हम किसी भी संख्या को अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे अगर टूट सकती है तो। जैसे 3 है, 3 तो खुद अभाज्य संख्या है, इसको नहीं तोड़ सकते, यानी 1 गुना 3 में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। देखो जिस तरीके से 3 है इसको 1 गुना 3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की, और हमें पता है एक अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, यानी प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 5 हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। ये है 8 को हम प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, कैसे 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या हुआ 8, 2 की 4 नहीं, 8 और पावर क्या रहेगी, यही रहेगी। गुना 7 जो है खुद अभाज्य संख्या तो ऐसी रखेंगे, 7 की पावर 11 ऐसी रहेगी। गुना 17 खुद अभाज्य संख्या ऐसे की ऐसी रहेगी। अगर टूट सकती है तो तोड़ देंगे हम, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे अभाज्य संख्याओं के रूप में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो क्या होगा, 3 की पावर 5 ऐसी रहेंगे। गुना अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और बाहर कितना है 6 गुना 7 की पावर 11 गुना 17 की पावर 3। इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, आप इधर सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 5 ऐसी रहेगा, 3 की पावर 5 गुना ये क्या हो जाएगा 36 18, यानी पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। गुना 7 की पावर 11 ऐसा ही रहेगा, गुना 17 की पावर 3, ये भी ऐसे रहेगा। अब ये आपकी जो सभी नंबर है, जैसे मान लो 3 है, 2 है, 7 है और 17 है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और इसके गुणनखंड देख रहे हैं, यानी कितने फैक्टर हैं अभाज्य संख्याओं के। अच्छा सीधी सी बात देखो, जैसे 3 की पावर 5 है, इसका मतलब है इसके अंदर जो 3 है वो 5 बार आया है, यही संख्या निकालनी है हमें। 3 कितनी बार आया, 5 बार, तो 5 अभाज्य गुणनखंड तो ये हो गया। फिर 2 कितनी बार आया, 18 बार, 18 ये हो गए। 7 कितनी बार आया, 11 बार, 11 ये हो गए। 17 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 ये हो गए। तो कितना हो जाएगा आपका 11 और 3 14, 14 18 आपका कितना हो जाएगा 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा आपका 37। यानी इसके अंदर जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी है 37। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आया है। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम निकालते हैं, यानी जो हमारे प्राइम फैक्टर्स का एडिशन निकाल, यानी प्राइम फैक्टर निकालने कितने प्राइम फैक्टर है इसके अंदर, तो उनका निकालने का तरीका ये होगा। यानी कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, उसको तोड़ना है किसके अंदर, प्राइम फैक्टर में। सबसे छोटे छोटे, यानी 2 के रूप में टूटता हो 2 के रूप में, यानी जितना तोड़ सकते हैं उसको हम फैक्टर के रूप में उतना तोड़ना है।
और पावर को उसकी ऐड कर लेना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे पावर को ऐड करा था। पावर को ऐड करने का मतलब यानी 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 जो है वो 5 बार रिपीट हुआ है, तो वही तो रिपीटेशन तो निकालना है हमें कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यानी 3 5 बार आया तो 5 तो ये हो गया, 2 18 बार आया 18 ये हो गया, 7 11 बार आया 11 ये हुआ, 17 3 बार आया 3 ये हुआ, तो सबका जो एडिशन होगा वो 37 होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसके अंदर अभाज्य संख्याएं निकालनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। रफ कर देते हैं इसको। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 की पावर 333, 6 की पावर 333, 6 की पावर 333 गुना 7 की पावर 222 गुना 8 की पावर 111 में अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। एसएससी 10+2, एसएससी 10+2 के अंदर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। यानी इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट जो आते हैं वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, एक्स्ट्रा अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो 6 की पावर 333 गुना 7 की पावर 222 गुना 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी नंबर होगा ये निचले वाला जो होगा यानी जो आपका बेस है, आधार है, उसको तोड़ना होता है किस रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में, तभी तो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे आपके। तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3, 2 या 6 और कितना हो जाएगा 333 रहेगा, गुना 7 की पावर 22 ऐसे कर सकते 222 ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, गुना 8 को अभी मैंने बताया था 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और बाहर कितना हो जाएगा 111। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, a गुना b के रूप में कोई संख्या उसकी पावर n है, a गुना b भाई अलग अलग होगी, a गुना b की पावर n, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर n गुना b की पावर n, कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। किस तरीके से कर सकते हैं देखो, मान लो 6 की पावर आपकी 2 है, 6 की पावर आपकी 2 है, एग्जांपल से अच्छा समझ में आता है। 6 की पावर 2 है तो 6 को किस तरीके से तोड़ सकते हो, 2 गुना 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अगर हम इसको देखते हैं 36 आता है इसका आंसर, देखते हैं इसका भी 36 आएगा नहीं, अगर आया तो आंसर यानी ये तरीका ठीक है वरना गलत है। तो कैसे करोगे, 2 की पावर तो 2 हो जाएगा गुना 3 की पावर भी 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 और 3 की पावर 2 कितना होगा 9, 9 चौ 36, यानी ये क्या है, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी जब भी a गुना b की पावर n हो, ये आपका सर्ट्स एंड डाइज के अंदर भी अलग से है, वहां पे भी करूंगा, यानी घातांक तक करनी एक चैप्टर अलग से है मैथ के अंदर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके से उसके अंदर मैं आपको सारे का सारा बताऊंगा किस तरीके से पावर को ऐसे तोड़ सकते हैं, किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आ गया था इस वजह से करा रहा हूँ। तो a गुना b की पावर n है तो इसको a की पावर n गुना b की पावर n, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, प्लस ना हो। प्लस में इस तरीके से नहीं टूटता, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ तो हम उसको a की पावर 2 प्लस b गुना b की पावर 2 थोड़ी ना लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जैसे मान लो c गुना d है, c गुना d में तोड़ दिया और उसको n लिख दिया, तो इसको c की पावर n इंटू d की पावर n लिख सकते हैं। लेकिन अगर c प्लस d की पावर n है तो इसको c की पावर n गुना d की पावर n नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये तरीका गलत है। प्लस में नहीं होता, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, ये सिर्फ किस में होगा, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड करके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रफ कर देता हूँ इसको। तो हमने वही अप्लाई किया यहाँ पे, क्या भाई आपका क्या था यहाँ पे 6 का मैंने 2 गुना 3 कर दिया 333, 7 की पावर 222, 2 की पावर 3 111। तो क्या करेंगे, अलग अलग टूट जाएगा, a गुना b की पावर n तो a की पावर n इंटू b की पावर n, अलग अलग ये टूट जाएगा, फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे इसके। यानी 2 की पावर 333 लिख देंगे इसको, गुना 3 की पावर भी 333 हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, गुना 7 की पावर आपका कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा, गुना 2 की पावर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे, अगर a की पावर n है और बाहर आपका क्या है b है मान लो, तो क्या हो जाएगा a की पावर n b, यानी जो बाहर के अंदर की पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है।
वो सारा का सारा आपको घातांकता करने जो चैप्टर आएगा उसके अंदर सब समझ में आ जाएगा किस किस तरीके की इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस तरीके से करना होता है। इसका इतना लेवल यहाँ पे नहीं। तो क्या हुआ, 2 की पावर 3 की गुना 111 में, 3 की पावर 111 में करेंगे 3 की गुना 333 हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, हमें इससे मतलब है, इनसे मतलब है बस, क्योंकि इनको तो हमने छोटे छोटे फैक्टरों में तोड़ लिया, नहीं अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया। तो अब इनको गिनना, क्योंकि 2 333 बार, 3 333 बार आया, 7 222 बार आया और 2 333 बार आया। तो सबको ऐड कर लेंगे। 333 चौका कर लो पहले तो, क्योंकि 3 जो है ये 333 जो सॉरी 3 बार आया, 333 कितनी बार आया, 3 बार। तो प्लस ये इस तरीके से जोड़ सकते हो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कहाँ से लग जाएगा, 1 3 और 1 4, 4 तो 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 क्या हो जाएगा 2, हासिल कितना लगेगा 1 3 और 1 4, 4 तो 6, 6 3 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 1221। जितना टाइम इसको समझाने में लग रहा है उतना क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको सिर्फ फैक्टर के रूप में तोड़ना और कुछ काम नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से फैक्टर के रूप में तोड़ना है और उनके जो फैक्टर की जो पावर होंगी, जो बेसिक नंबर उनकी जो पावर होंगी, और फैक्टर को किस में होना चाहिए, हमारा जो फैक्टर टूटना चाहिए वो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर में टूटना चाहिए। तो प्राइम नंबर में हमने इसको तोड़ लिया और फिर क्या करा, पावर को ऐड कर लिया। और क्वेश्चन भी इसके ऊपर रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इसको रख कर लेता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है 25 की पावर 10, 25 की पावर 10 गुना 24 की पावर 20 गुना 26 की पावर 25, 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। और ये भी आपका एसएससी 10+2 में आया है। एसएससी 10+2 कब आया, 2013 के अंदर आया, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने ऑप्शन लिख देता हूँ। 1000 हो सकता है क्या, 120 हो सकता है क्या, 150 हो सकता है क्या, या 140 हो सकता है। यानी 4 ऑप्शन आपके पास है, 1000, 120, 150, 140। क्वेश्चन करने का तरीका वही होगा, क्वेश्चन करने का तरीका कोई चेंज नहीं होगा। 25 की पावर 10, तो 25 को 5 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर या 5 गुना 5, बात वही है, ठीक है। और उसकी पावर कितनी है, बाहर 10 गुना 24। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 20। 26 को 2 गुना 13, 13 दूनी 26 होंगे गुना 25, क्योंकि मैंने अभी बताया था पावर यानी इसका जो बेसिक है, पावर को नहीं तोड़ना, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है उसको फैक्टर में तोड़ना है। कौन से वाले में, प्राइम फैक्टर में। चलो जी, 5 की पावर 2 की पावर 10, क्योंकि 25 5 की पावर 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर आपका हो जाएगा 20 गुना, अब 2 की पावर 3 लिख दो इसको और इसकी पावर कितनी लगा दो 20, या एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई 20 हो जाएगी, गुना इसको तो a गुना b की पावर n के रूप में भी जो बताया था मैंने, a गुना b, इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको b मान लो, इसको a, यानी गुणनफल गुणनखंड के अंदर है, यानी गुना के अंदर है, आपका प्रोडक्ट के अंदर है, तो अलग अलग पावर हो जाएंगी ना इनकी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई 25 गुना 13 की पावर कितनी हो जाएगी 25। तो भी आपका क्या है, प्राइम फैक्टर है, और ये भी प्राइम संख्या, यानी दोनों की दोनों प्राइम संख्या होगी। तो 5 की पावर 20 गुना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को अलग रखेंगे इस तरीके से, गुना 3 की पावर 20 गुना 2 की पावर 25 गुना 13 की पावर 25। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 5 की पावर 20। भाई जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर आप यही कर सकते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, गुना 3 की पावर 20 गुना 2 की पावर 25 और गुना 13 की पावर 25। तो अब ये सारे के सारे बिल्कुल आपके प्राइम फैक्टर के अंदर आगे, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो 25 25 50,
50 और 20 आपके कितना हो जाएगा 70, 70 और 60 कितना हो जाएगा आपका 130, 130 और आपका 20 कितना हो जाएगा 150, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 150। इसको यहाँ पे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, इतने स्टेप लेने की भी जरूरत नहीं थी इसके अंदर। क्या करते 10 दूनी 20, 20 तो ये हो जाता। अब 2 की पावर 3, और जब 2 की पावर 3 होती तो 3 की गुना 20 में होती 60 ये हो जाता, और 3 की पावर 20 अभी तो बची हुई है ना, जैसे यहाँ टूटी है तो इसको 20 कर लेते, और 2 की पावर 25, दोनों की अलग अलग 25 25 यानी 50 ही हो जाती, तो कितना हो जाता 100 तो ये 50 ही कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं थी। यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन और हो सकता है इसके अंदर, इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, वो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके अंदर है, एसएससी ने पूछा है वो 2014 के अंदर कि लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। लघुत्तम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन आ जाता है। लघुत्तम अभाज्य संख्या, इसके ऊपर बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। लघुत्तम अभाज्य संख्या यानी लघुत्तम बोलते हैं स्मॉलेस्ट को, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है 2। बहुत से बच्चे इसके अंदर क्या लेके चलते हैं 1, ये गलत है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जब एसएससी ने पूछा है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो जान होगी क्या, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन के अंदर काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, वो 1 को अभाज्य संख्या मान लेते हैं। इसके अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन आता है क्या, एक तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो कौन सी होती है 2। दूसरा किस तरीके से पूछता है, एक चैप्टर इसके अंदर आएगा एवरेज यानी औसत, वहां पे पूछ लेता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताने के लिए पांचों की पांचों संख्या पता होनी चाहिए। अब जिनको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो वो तो 2 से स्टार्ट करता है, 2 3 5 7 11, लेकिन जिनको नहीं पता वो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होगा योगफल में डिफरेंस पड़ जाएगा ना, अंतर पड़ेगा। जब योगफल में अंतर पड़ेगा तो एवरेज में फर्क पड़ता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या होता है गलत। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जब स्टूडेंट के आंसर आते हैं जो गलत आते हैं वो ऑप्शंस होते हैं, अधिकतर 90% के करीब वो जो ऑप्शंस होते हैं जो गलत आंसर आते हैं वो ऑप्शंस में होते हैं, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। मान लो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में वो आंसर नहीं है जो आपका निकल के आया है, गलत निकल के जो आया है, तो बच्चा दोबारा कर लेता है, लेकिन तब आंसर जब आपको ऑप्शंस में मिल जाता है गलत हो फिर करता नहीं है वो एग्जाम के अंदर, वो इसी तरीके से टिक कर लेता है। तो उसको रफ कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा गलती कहाँ करेगा तो आंसर क्या बनेगा, उसको पता होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर 20 गुना 15 की पावर 24 गुना 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 8 की पावर 20 गुना 15 की पावर 24 गुना 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन, यानी एसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। कब पूछा है 2009 के अंदर टैक्स असिस्टेंट का एक एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया है, यानी एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछती। तो क्या 8 की पावर 20 गुना 15 की पावर 24 यानी 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभी जो तरीका बताया उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। या किस रूप में तोड़ेंगे, 2 की पावर 3 को 20 में इस तरीके से टूट जाएगा, 3 गुना 5 के रूप में 24, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 17 की पावर 15। हमें पता है ये तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 20 होगी ना, 20 क्या 60 हो जाएगा। अब अलग अलग होंगी, 24 इसकी होगी, 24 इसकी, तो 48 ही हो जाएगी, प्लस के 15 ही हो जाएगी, तो कितना होगा 108। भाई 60 और 48 108 हो गया आपका, 108 और 15 कितना हो जाएगा 123। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 123। इतना काम होता है इसके अंदर, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
अब जो सारे के आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, कोई अलग पैटर्न नहीं होता। प्लस प्लस नहीं होगा इसके अंदर, सब मल्टीप्लाई में होते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। अगला टाइप जो है उसको समझते हैं, अगला टाइप क्या है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि अभी जो रिसेंटली आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे उसके अंदर एसएससी ने जो एग्ज़ाम लिए थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो कंडक्ट कराया था वो एसएससी ने कराया था, उसके अंदर हर एग्ज़ाम के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन थे और ये इनकी तैयारी बच्चा कम करता है। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन थे वो। मान लो 9 से डिवाइड कर रहे हो आप 21 को, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 3। तो आपका ये जो होता है क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आप इसको बोलते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आएंगे वो बताऊंगा। और ये आपका होता है भाज्य, ये होता है आपका भाजक जिसको बोलते हैं डिवाइजर, ये बोलते हैं डिवाइडेंड। और ये जो आपका 2 होता है वो क्वोशंट्स बोलते हैं इसको। इस तरीके से होते हैं भाजक, भाज्य और आपका ये भागफल होगा और ये आपका शेषफल होगा। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इसके अंदर 4 का ही रोल होता है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो उसके बारे में बात करता हूँ। पहले आप इसके जो इसका आपका फॉर्मूला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यानी भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, अगर भाज्य निकालना आपको डिवाइडेंड निकालना है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। रिसेंटली जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे ना कांस्टेबल के, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। हर एग्जाम के अंदर इस पैटर्न पे क्वेश्चन था। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं इनको, लेकिन कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन कहीं कहीं पे 1 नंबर का होता है, कहीं पे 2 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1 नंबर कंपटीशन के अंदर। जो 1 नंबर के लिए बाहर निकले हैं ना कंपटीशन साउट पे, उनको पता है क्या वैल्यू होती है 1 नंबर की। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। तो भाज्य ये है आपका, भाजक क्या है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं भाजक यानी डिवाइजर। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिसको भाग करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइडेंड यानी भाज्य। और जो भागफल आता है यानी जितनी बार आपका पहाड़ा पड़ा जा रहा है, यानी 9 दूनी 18, 9 तेज 27 तो नहीं चल सकते ना इसके अंदर, कमी रखना होता है या बराबर रखना होता है। तो 9 दूनी 18, तो जो बचा वो शेषफल और जो इधर होता है वो क्या होता है आपका भागफल। तो फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। इस तरीके से इसके जो फॉर्मूला है ये है। यानी आता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपको क्वेश्चन जो देगा उसके अंदर मैक्सिमम जो पूछता है आपसे भाज्य पूछता है। दे देगा किसी संख्या के अंदर जो आपका भागफल है वो 9 है, सॉरी जो आपका भाजक है वो 9 है, भागफल 2 है और शेषफल 3 है। तो भाज्य बताइए। यानी जब भाज्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भागफल है और जो भाजक है इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी डिवाइजर की और क्वोटिएंट की आपकी क्या कर लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे 9 गुना 2 और प्लस के शेषफल हो जाएगा। शेषफल कितना है 3, तो 9 दूनी 18 प्लस के 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई 21 आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन कराऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। आप थोड़ा सा ये देख लीजिए क्या कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। यानी जिससे भाग करते हैं हम उसको बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। जिसको भाग करते हैं भाई, एक तो है जिससे भाग कर रहे हैं, जिससे भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसको भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। डिवाइजर और डिवाइडेंड क्वेश्चंस किसको बोलते हैं, जो भागफल होता है यानी जो टेबल पढ़ के आता है, और जो बचता है उसका सबको पता है, उसको शेषफल बोलते हैं। भाज्य निकालना तो क्या करोगे, भाज्य निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और ये ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या निकल के आएगा, भाज्य निकल के आएगा। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से उनको सोल्व करना है उनको देख लेते हैं एक बार। इसको रख कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन के एक पर्सन में, विभाजन मतलब भागफल जो होता है, विभाजन के एक पर्सन में, विभाजन के एक पर्सन में विभाजक यानी जो जिसको बोलते हैं डिवाइजर, विभाजक भागफल का, विभाजक भागफल का, भागफल बोलते हैं आप क्वेश्चन को, भागफल का 10 गुना 10 टाइम्स और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल, यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य क्या होगा? इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यही पैटर्न होता है, मैक्सिमम 90% अबाउट यही पैटर्न होगा। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देगा। अब इस पैटर्न पर क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ऊपर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये देखना है कि दे क्या रखा है आपको, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सेट करना है। जैसे विभाजन के पर्सन में विभाजक, यानी हमें पता है जिसके अंदर भाग करते हैं, यानी विभाजक वाले, यानी भाग करने वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा? मैंने बताया था भाज्य निकालना होता है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखो, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। अच्छा जी, भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं? मैंने अभी बात करी है। ये क्या है? डिवाइडेंड आपका। ये आपका क्या है? डिवाइजर। ये आपका क्या है? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए होगा। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर। ये आपका फॉर्मूला है। डिवाइडेंड किसको बोलते हैं? भाज्य को, डिवाइजर भाजक को, क्वोशिएंट भागफल को, रिमाइंडर शेषफल को। ये है। सबसे पहले क्वेश्चन को कहां से पकड़ना है, कहां से सोल्व करना है, सबसे पहली बात तो ये है। इसके अंदर सबसे पहले उस चीज को लिखना है जिसका आपको पता हो, उसी से ही रिलेट करना है, सबको उसी से रिलेटेड करना है। तो सबसे पहले आपको पता क्या है? शेषफल कितना है आपका? शेषफल है मेरे भाई 40। शेषफल क्या दे रखा है आपको? 40। ये दे रखा है शेषफल 40 हो तो ठीक है जी, शेषफल का पता लग गया हमें, शेषफल 40 है। अब देखो शेषफल से रिलेटेड कौन है? वो कह रहा है विभाजन के पर्सन में विभाजक, विभाजक जो है लिख लो, भाजक, विभाजक मतलब भाजक ही होता है, भाजक और भागफल दोनों लिख लो। विभाजक के पर्सन में भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। कौन? विभाजक जो है भागफल का 10 गुना, विभाजक यानी भाजक जो है वो भागफल का कितना है? 10 गुना और शेषफल का कितना है? 5 गुना। यानी भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है मेरे भाई? 5 गुना है। देख लीजिए एक बार और, विभाजक के पर्सन में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितना है? 5 गुना। कौन? विभाजक यानी डिवाइजर जो है वो 10 टाइम्स है। किसका? क्वोशिएंट का और आपके रिमाइंडर का। तो पता किसका है आपको? रिमाइंडर का पता है, यानी रिमाइंडर का 5 टाइम्स होगा। कौन? आपका डिवाइजर, यानी कितना हो जाएगा? 5 टाइम 200, ये हो जाएगा। और भागफल का, ये जो है भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है? 10 गुना। तो भागफल का 10 गुना कब होगा ये? यानी जब ये 20 होगा तभी तो 10 गुना होगा। एक बार और देख लेते हैं। आपको शेषफल दे रखा है, मैंने बताया सबसे पहले उसको लिखो जो आपको दे रखा है, उससे रिलेटेड करना है सब चीज को। अगर शुरू से करोगे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा क्वेश्चन, जल्दी से पकड़ में नहीं आने का। तो किस तरीके से? सबसे पहले आपका फॉर्मूला तो आपको रट जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर तो क्वेश्चन फॉर्मूला आपको रट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले वो देखो जो आपको दे रखा है, शेषफल आपको दे रखा है, आपने शेषफल लिख लिया। मैक्सिमम देखता भी इसी तरीके से है।
तो शेषफल क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। अब शेषफल से किस तरीके से रिलेटेड है ये देखना है। विभाजक भागफल का 10 गुना, यानी जो डिवाइजर है वो क्वेश्चन का कितना है 10 टाइम्स, और रिमाइंडर का कितना 5 टाइम्स। रिमाइंडर ये आपको पता है, रिमाइंडर का 5 टाइम कौन है, आपका डिवाइजर, तो ये कितना हो जाएगा 200। यानी और ये कह रहा है भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है मेरा विभाजक या भाजक बात वही है, वो किसका, भागफल का 10 गुना। भागफल का 10 गुना कब होगा, जब ये 20 होगा, इसमें 10 के गुना करेंगे तभी तो होगा ये 10 गुना, वरना 10 गुना ही नहीं बैठने का। यानी सीधी सी बात है, 10 से डिवाइड कर दो, ये 10 गुना हो जाएगा। यानी 20 का 10 गुना कितना होगा 200। अब तुम्हारे पास तीनों चीज आ गई, आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। भाज्य बराबर क्या होगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, यानी 200 गुना 20 और प्लस के शेषफल। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4000 तो ये हो जाएगा आपका, और प्लस के 40, तो कितना होगा 4040। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी नहीं ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, तो क्या होगा 4000 प्लस के 40, तो कितना होगा 4040। आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एसएससी ने 2013 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा है। इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन ही आते हैं। एक तो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें किस तरीके से होंगे। ये सभी आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है, और अपने पास से मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको इसके अंदर, और देखते हैं क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन के एक पर्सन में, विभाजन के एक पर्सन में, विभाजन के एक पर्सन में, एक पर्सन में विभाजक, विभाजक मतलब आपका क्या होता है, डिवाइजर। विभाजक भागफल का 12 गुना, भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना, तथा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि उनमें, यदि उसमें शेषफल, यदि उसमें शेषफल 36 हो, 36 हो, तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा, तो शेषफल आपका क्या होगा। 10+2 2013, एसएससी 10+2 में पूछा है इसको 2013 के, यानी सभी क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछे गए हैं वो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो क्या है, विभाजन के एक पर्सन में विभाजक डिवाइजर भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाजक क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। यह आपका फॉर्मूला है। यानी आपका जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस आपका जो क्या होगा रिमाइंडर हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे पहले वो लिखना है जो आपको पता है। शेषफल आपको पता है, शेषफल कितना हो जाएगा आपका 36। अब देखो रिलेटेड किस तरीके से है, विभाजक, यहां से पकड़ना क्वेश्चन को आपको। विभाजक भागफल का तो 12 गुना है, ठीक है जी, भागफल आपको पता नहीं है, भागफल का 12 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है कौन, भाजक। विभाजक या भाजक बात वही है, भाजक किसका, शेषफल का 5 गुना, तो 36 पंजे 180 हो जाएगा। इसके बाद अब भागफल तो निकाल सकते हो ना, विभाजक भागफल का 12 गुना, विभाजक जो है, भाजक जो है किसका, भागफल का 12 गुना है। यानी 12 गुना कब होगा, जब ये 15 होगा, यानी इसको 12 से डिवाइड कर दो ना, 12 एकम 12, 6 बचा, 12 पंजे 7, देखिए कितना होना चाहिए 15, 15 में 12 की गुना करोगे तब 180 आएगा। इस तरीके से रिलेटेड करना है इसको। तो ये आपके सारे नंबर्स आ गए, तो निकाल सकते हो। भाज्य बराबर क्या होता है आपका
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल 180 गुना 15 प्लस के आपका क्या आ जाएगा शेषफल। शेषफल क्या होगा 36। 15 0 0, 15 8 120 के 0, 80 लगा 12, 15 कम 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस के 36। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई 2736। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2736 आपका इसका आंसर होगा 2736। अब इसके अंदर मुझे आपको काफ़ी बताना है, वो आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर बताऊंगा। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम नंबर यानी डिजिट सम के ऊपर बात करेंगे, जो इसका थोड़ा सा आसान कर देता है। यानी आप इसको चेक करके सीधा ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, किस तरीके से होगा वो भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो आपके भाजक वाले के यानी जो आपका भाग करने वाली क्रिया थी उसके ऊपर है। इसके क्वेश्चन और भी हैं, ऐसा नहीं है और क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चन है। अब इसके क्वेश्चन जो है उनके ऊपर बात करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं इसको रफ कर देता हूँ। इसका जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल हूबहू इसी तरीके का होता है, वो चेंज नहीं होता। दिल्ली पुलिस के अंदर भी जो कांस्टेबल के अंदर पूछे गए थे, हर एग्जाम के अंदर हर जो शिफ्ट थी ना उसके अंदर क्वेश्चन थे, इस तरीके के क्वेश्चन थे। यानी यही पैटर्न यही था, सिर्फ डिजिट चेंज होती है। अब डिजिट चेंज को तो कर सकते हो, पैटर्न तो समझ में आया ना आपके। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। अभी जो हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर कम से कम पूरी जो क्लास होंगी वो 15 की 16 के करीब क्लास होंगी। आज का जो क्लास का टाइम था आज इतना ही रखते हैं, छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे। लेकिन आपका जो ये है वो 70% कंप्लीट हो चुका है नंबर सिस्टम। मैंने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा कि किसी एग्जाम के अंदर वहाँ से क्वेश्चन आए और आप छोड़ दो, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कोई नहीं छोड़ा। हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको हर एक एग्जाम के अंदर उसको क्रैक कर सको। और जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया था कि 0 से बिल्कुल हाई लेवल तक कराएंगे, तो जिस तरीके से आप इस क्लास का फ़ायदा उठा पा रहे हैं और आपके द्वारा और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, उन तक भी ये क्लास पहुंच सके, एजुकेशन का वो भी फ़ायदा उठा सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।